before we go to today's subject, I would like you to understand the Indian criminal practice. जब भी कोई भी केस बनता है तो ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले चढ़ता है, और ट्रायल कोर्ट में जब उसको सजा होती है वो मैटर ऊपर हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट में भी अगर उसकी सजा कंफर्म हो जाती है तो मैटर गोज टू सुप्रीम कोर्ट। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो जाता है तो देर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्यूज अप्लीकेंट और अपेलेंट टू गो टू एनी अदर कोर्ट। तो वो कहाँ पर जाएगा? तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा प्रोविजन है, मर्सी पिटिशन विच इज ऑल्सो नोन एज क्लेमेंसी पिटिशन। नाउ हम लोग ने अखबार में बहुत बार पढ़ा होगा, मेनली मैं अभी फिलहाल का उदाहरण दूंगी तो अफजल गुरु का केस था कि उसकी मर्सी पिटिशन थी। बहुत सारे मैटर्स में थे, लेकिन जो ज्यादा स्प्लैश हुआ था ओवरऑल वो अफजल गुरु का था। बहुत बड़ा मैटर, इंटरनेशनली भी वो मतलब एक्लेम था इसे। तो उस समय जब पता चला कि क्या किया जाएगा, मतलब ऐसे मर्सी पिटिशन क्लेमेंसी पिटिशन बहुत सारी आती है, बट जब हम लोग ऐसा लीगल प्रैक्टिशनर हम लोग प्रैक्टिस करते हो, हमारा मेन काम तो कोर्ट में होता है। बट सी अवर एरिया, हमारा जो डिफेंस करने का है, जैसे क्रिमिनल लॉयर आपको डिफेंड करना है आपके क्लाइंट्स को, तो इट गोज बियॉन्ड कोर्ट्स ऑल्सो। तो वहां पर द मर्सी पिटिशन क्लेमेंसी पिटिशन कम्स इन पिक्चर। नाउ इफ वी रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बाइबल है फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल ऑफ अस। तो इफ वी रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन वी विल कम टू आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 वो प्रेसिडेंट्स को राइट देता है, जो हमारे राष्ट्रपति है उनको राइट अधिकार देता है, पावर देता है तो क्षमा करने की। और सेम वो प्रेसिडेंट का जो पावर होता है वो काफी वाइड है। और जितने हमारे यहाँ स्टेट्स है, राज्य है, हमारे यहाँ मतलब राज्य है, यूनियन टेरिटरीज भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो केंद्र शासित प्रदेश और पूरा देश का जो भी पावर्स है, अगर किसी अक्यूज को अगर सजा हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट के बाद उनकी अर्जी होगी सीधे यहाँ पर कहेंगे कि प्रेसिडेंट के पास। बट अगर राज्य में कहीं हुआ, जैसे कई बार राज्य के पास भी ये अर्जियां जाती है, वो गवर्नर के पास जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देयर पावर दैट वी विल सी। तो आर्टिकल 72 वो प्रेसिडेंट को पावर देता है, और आर्टिकल 161 वो गवर्नर ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट को देता है। और एज यूनियन टेरिटरीज का मैंने बता दिया कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वो सेंटर के पास ही पावर जाएगा। अच्छा, क्या राष्ट्रपति को और जो गवर्नर होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं, उनको ये पूरा जो पावर है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीटली उन्हीं को दिया है? तो मैं कहूंगी हाँ भी और ना भी इसका आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को अपनी रीजनिंग देनी पड़ेगी या गवर्नर को अपनी रीजनिंग देनी पड़ेगी। जो राज्यपाल होते हैं स्टेट लेवल पर, उनको कोई रीजनिंग देने की जरूरत नहीं कि उन्होंने क्यों पार्डन किया, क्यों क्षमा किया है, क्यों उनका सेंटेंस कम किया, रिड्यूस किया, रिप्राइव किया, रिस्पाइट किया। देर आर मेनी वर्ड्स, लेकिन मेन है क्षमा करना या फिर टू रिड्यूस दी उनका जो ईयर्स ऑफ द पनिशमेंट है। सपोज इट इज 3 years, to make it 2 years or 1 year. It is life imprisonment to make it 10 years, 20 years. लेकिन उसका कोई रीजन हम बोल नहीं सकते, कि कोई रीजन नहीं मांग सकते। बट ये जो पावर्स है उसका पहला मैं कहूंगी कि इसके बाबत में जो गवर्नर है या फिर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, इनका जो पावर्स है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब एडवाइस पे लिया जाता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, बट प्रैक्टिकल ट्रूथ यही है कि प्रेसिडेंट भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूछता है, जो मंत्रिमंडल होता है उनको पूछता है या उनकी राय लेता है, एडवाइजरी राय लेता है। दिस इज नॉट एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इनफैक्ट उनको एब्सोल्यूट पावर दिया गया है, बट प्रैक्टिकल ट्रूथ है कि गवर्नर भी पूछ कर लेते हैं, पूछ कर या राय मशवरा करते हैं, पूछना सही वर्ड नहीं होगा, राय मशवरा किया जाता है। एब्सोल्यूट पावर होता है फिर भी राय मशवरा किया जाता है। इवन प्रेसिडेंट लेवल पर राय मशवरा किया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही होता है। मतलब दोनों का मशवरा था, फिर सोचा जाता है कि मतलब उसको अगर डेथ पनिशमेंट है तो क्या करना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या करना चाहिए। नाउ गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स में थोड़ा सा फर्क है। हमारे देश में अगर उसको डेथ पेनाल्टी हो गई है, उसको कैपिटल पनिशमेंट हो गई है, हिंदी में कहेंगे फांसी की सजा हो गई, तो सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर है, गवर्नर को राज्यपाल को पावर नहीं है कैपिटल पनिशमेंट में। दूसरा एक और डिफरेंस है इन दोनों के पावर्स में, वन मोर डिफरेंस है कि जो हमारा जो इंडियन आर्मी है वहां पर कोर्ट मार्शल होता है। उनका डायरेक्टली कोर्ट में मैटर्स नहीं आते, उनका अपना कोर्ट मार्शल होता है, वो ब्रिटिश टाइम से भी चला जा रहा है, वैसे ही चल रहा है।
तो उसमें कुछ डिफेक्टिव सिस्टम है, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। तो कोर्ट मार्शल जब भी होता है, उनकी अपनी आर्मी का अपने कोर्ट्स होते हैं। तो वो कोर्ट मार्शल में जो भी निर्णय होगा, अगर उसके निर्णय को अगर आगे मर्सी पिटिशन होगी, तो वो गवर्नर के पास नहीं होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो मेन 2 डिफरेंस आ गए कि डेथ पेनल्टी होगा, तो सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर है, और कोर्ट मार्शल का कोई भी ऑर्डर होगा, वहाँ समझिए कैपिटल पनिशमेंट हो गई या फिर कोई और भी सज़ा हो गई, मतलब रेगुलर इम्प्रिजन भी हो गया, तो इट विल गो टू अगेन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So this is the only difference between Article 72 and Article 161. ये 2 इम्पोर्टेंट चीजें। अब ये पूछना है कि जैसे मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मतलब एडवाइस या राय मशविरा करके लिया जाता है। तो एक और इसमें चीज जोड़ना चाहूंगी कि क्या इनको जब ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट का मन हुआ, फिर गवर्नर का मन हुआ, तो हो सकता है कभी कि वो इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने किसी बड़े नेता को या किसी को ऐसे छोड़ दिया उनकी मर्जी से। क्या ऐसे छोड़ा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। उसका रीज़न है कि ये जो डिसीजंस होते हैं, दे उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने भी किसी को सज़ा माफ़ कर दी है या गवर्नर ने किसी को सज़ा माफ़ कर दी है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू होता है ना, कोर्ट उसको वापस से कोर्ट केस को ओपन कर सकता है कि इनको क्षमा कैसे की, इनकी सज़ा कैसे कम कर दी। तो दीज़ आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू, डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट एज़ वेल एज़ द गवर्नर। तो उसका रीज़न आप जान लीजिए क्यों जुडिशियल रिव्यू रिव्यू कब ओपन होता है। तो जुडिशियल रिव्यू तब होता है जब कोई लगता है कि कोई निर्णय ऐसा है, जैसे कोई अगर बॉम्ब ब्लास्ट का केस है, उदाहरण के लिए कहना चाहूँगी, उसमें किसी को छोड़ दिया गया, कोई प्रेशर की वजह से, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट विल स्टेप इन, कोर्ट विल स्टेप इन। या तो ये हमेशा बात की हर डिसीजन ये जुडिशियल रिव्यू है। हमारा जो पूरा जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव पावर है और जो मतलब तीनों का पावर है पार्लियामेंट का, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे नहीं लिया जा सकता कोई भी नहीं। तो ऐसे समय में तभी होगा जब जुडिशियल रिव्यू कब होगा, जब ऐसा लगे कोई ऐसा आर्बिट्रेरी हो गया है, कोई ऐसा इल्लीगल लग रहा है या कोई इन्फ्लुएंस में लिया गया निर्णय, तो दीज आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना। ऐसे मैटर्स गिनती पर हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश का एक मैटर है जिसमें एक मंत्री को छोड़ा गया था, लेकिन वो मैटर भी फिर जुडिशियल रिव्यू में आ गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ मर्सी पिटिशन, क्लेमेंसी पिटिशन का कोई समय है क्या करने का? तो नॉर्मली जिस व्यक्ति को सजा हो जाती है, उसके रिलेटिव्स तुरंत अर्जी कर देते हैं। कभी-कभी लेट भी हो जाता है, कभी-कभी जैसे कैपिटल पनिशमेंट हो गई, उसके कुछ सालों के बाद भी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो फिर वो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, वो कोर्ट में आते हैं और बोलते हैं इसकी कैपिटल पनिशमेंट दी है ना, फांसी की सजा दी, ना इसको फांसी दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, दैट आल्सो वी विल डिस्कस इन द कमिंग जो सेशन में आगे बढ़ेंगे। अब नाउ आई विल कम टू दी दिस दोज हु आर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम दे शुड लिसन कि क्लेमेंसी पिटिशन, मर्सी पिटिशन की जरूरत क्यों है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कोई भी अगर गिल्टी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कि इनोसेंट का छोटा सा भी चांस है तो प्लीज प्लीज उसको इरिवर्सिबल डिसीजन है, ठीक है। एक बार किसी को कैपिटल पनिशमेंट हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है, दीज आर इरिवर्सिबल डिसीजन। तो ऐसे समय में ये सोचा जाता है कि इरिवर्सिबल डिसीजन तो क्यों नहीं इसको एक बार और एक राय ली जाए। तो प्रेसिडेंट को अधिकार है, गवर्नर को अधिकार है, वो उस समय वो चेक करते हैं कि एक्यूज का बैकग्राउंड क्या था, उसका सेक्स क्या है, मतलब वो फीमेल है, मेल है, उस समय उसकी परिस्थिति, उसका इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड क्या है, और जब उसको सजा हुई है तो उस दौरान उसका बिहेवियर कैसा था जेल में। तो ऐसे कहेंगे कि जो प्रिजन का जेल में जो उसका डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए भी, कि वो इस होप में रहे कि अगर मैं अच्छा बिहेवियर करूंगा, उसको शायद मतलब क्या बोलते हैं, पछतावा कितना है अपनी अपने कर्म का, उसने जो गलत चीज की है उसका पछतावा है क्या। तो प्रिजन से रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है। तो इन सब चीजों को देखकर बाद में निर्णय दिया जाता है कि इसका डेथ सेंटेंस कम्यूट किया जाएगा कि नहीं, इसको पार्डन, इसको क्षमा दी जाएगी कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत सारे पिटिशंस अलाउ भी की जाती है। मैं इसमें अब्दुल कलाम जो भारत रत्न भी थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट भी थे, वो मैं कहूँगी उन्होंने सबसे ज़्यादा पिटिशंस, वो डेथ पेनल्टी के फ़ेवर में नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे पिटिशंस को मतलब कंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेजा। एंड इफ आरटीआई में अगर उनके बारे में जो मैंने पढ़ा है, तो वो पढ़ा है उन्होंने 50 प्लस मतलब पिटिशंस भेजी कंसिडरेशन के लिए, जहाँ डेथ सेंटेंस हो गई थी। दिस आल्सो वी शुड नो दोज हु आर अपियरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक पिटिशन उन्होंने
डेथ पेनल्टी की उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी धनंजय चटर्जी की। धनंजय चटर्जी का केस बहुत ही बुरा था, जिसमें एक वो लिफ्टमैन वॉचमैन लिफ्टमैन ऐसे बताया गया है, और उसने एक लड़की का खून रेप कर खून कर दिया था। ये पिटिशन एक्सेप्शन करके उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। बाकी उन्होंने सारी कंसिडरेशन के लिए कही थी कि इनको कंसिडर किया जाए। उन्होंने मैक्सिमम पिटिशन मतलब कंसिडरेशन की थी। पिटिशन का मतलब मैं यहाँ पर मर्सी पिटिशन का बारे दया याचिका भी बोलते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। तो धनंजय चटर्जी का केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें उसको फांसी की सजा दी। अल्टीमेटली उसको मतलब आखिर में उसको फांसी की सजा दी गई, क्योंकि केस काफी बुरा था। देन वी विल गो टू त्रिवेणी बेन केस। त्रिवेणी बेन का केस ऐसा था कि ये भी ट्रिपल मर्डर केस था, ये गुजरात का केस था। इट केम टू सुप्रीम कोर्ट, उसकी सजा कंफर्म हो चुकी थी। उनकी पहली मर्सी पिटिशन की थी, वो भी रिजेक्ट हो गई। सेकंड मर्सी पिटिशन की थी जो कंसिडरेशन में थी और मतलब रिजेक्ट हो हुई नहीं। इस दौरान उनकी जो माँ थी त्रिवेणी बेन उस एक्यूज की, वो सुप्रीम कोर्ट आई, उसने बोला कि बहुत डिले हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन बहुत साल मतलब देखिए वो क्या उसका पीछे आइडिया क्या है या जो कल्पना की जाती है, जो बात कही जाती है, किसी भी एक्यूज को जब आप फांसी की सजा दे देते हैं, तो आप समझिए कि जब उसको फांसी की सजा दे देते हैं और जब उसको फांसी चढ़ाने में कुछ सालों की देरी हो जाती है, तो उसको डबल सजा हो जाती है कि एक तो वो रोज हैंगिंग उसकी स्वर्ड रहता है कि मुझे फांसी लगने वाली, वो उस टॉर्चर में जीता रहता है। बोलते हैं होप एंड डिस्पेयर, आशा और निराशा के वो बोलते हैं झूले में झूलता कि कल उसको फांसी होगी, या फिर हो सकता है उसकी मर्जी पिटीशन राष्ट्रपति अलाउ करेंगे। तो ये चलता रहता है। तो त्रिवेणी बेन में ये मुद्दा पहली बार उठा, लेकिन उसका उनको फायदा नहीं मिला त्रिवेणी बेन में, क्योंकि उन्होंने बहुत समय मर्सी पिटिशन लगाने में किया। उन्होंने बहुत बार कोर्ट में पिटिशन डलती रही, बहुत समय वेस्ट भी किया। तो कोर्ट ने बोला वो सारा समय हम नहीं गिन सकते, और उस केस में भी उनको सजा हुई। नाउ वी विल कम टू देविंदर पाल भुल्लर का केस। भुल्लर का केस ये 2012-13 के आसपास का है, या फिर उसके पहले का, मतलब 11-12-13 इसी समय जब मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो मैं हमेशा सुनती थी इनका केस चलता था, तो हमेशा भुल्लर को सजा हुई। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, यू विल गेट होल उसका पूरा मतलब जो डिसीजंस है भुल्लर का केस आज इन क्यूरियम में गिना जाता है। बाद में उनकी पत्नी ने क्यूरिटी पिटीशन की, लेकिन उसके पहले एक और केस आया था, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब बहुत डिले हो जाता है और इनऑर्डिनेट डिले, अनरीजनेबल डिले, इतना डिले हो जाएगा, तो ऐसे समय में भुल्लर के केस में जो निर्णय दिया गया था कि इतना लेट हो गया था, फिर भी उसको उसकी सजा कंफर्म की, क्योंकि वो टाडा के केस में कन्विक्ट हो चुके थे देविंदर पाल भुल्लर। और जब उनकी पत्नी ने उनकी क्यूरेटिव की पिटीशन की, और क्यूरेटिव के पहले उन्होंने रिव्यू भी किया होगा, और आर्टिकल 32 में पिटीशन डाली कि बहुत साल लगा दिए। तो उसमें मेरे ख्याल से 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, काफी 30 से ज्यादा लोग करीब करीब कुछ इंजर्ड हुए थे। तो गुनाह बड़ा संगीन था। तो एनीबडी वुड हैव थॉट, मतलब उनकी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट करने का कोई रीजन ही नहीं बनता, जब इतने लोगों की मौत हो गई थी उनके एक की वजह से। तो वो अलाउ नहीं की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद आया शत्रुघ्न चौहान का केस। शत्रुघ्न चौहान के केस में सिर्फ शत्रुघ्न चौहान का केस नहीं था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक बंच ऑफ दी पिटिशन आई थी, बहुत सारी पिटिशन आई थी। उस पिटिशन में ऐसा गया था, कुछ में 8 साल का डिले था, कुछ में 12 साल का डिले था। तो बोलते ये जो एक्यूज है इनको कैपिटल पनिशमेंट देके एक समय बीत गया है, और जब इतना समय बीत गया है और इनकी मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, राष्ट्रपति ने या भी जो ना उनको रिजेक्ट की है ना उनको अलाउ की है, तो ऐसे समय में ये लोग, इनको फांसी की सजा मिली है, और ये रोज जेल में, मतलब इनको परेशानी हो रही है, इनका मेंटल स्टेटस होगा जो भी होगा, या फिर आप सोचिए कि किसी को बोला कि आपको सजा दी जाएगी, उसको फांसी की सजा मिल चुकी है, और 12 साल अगर वो जेल में रहा, 8 साल जेल में, कुछ साल जेल में रहा, मैक्सिमम इसमें 12 ईयर्स मैंने देखा है, जब जजमेंट मैंने शत्रुघ्न चौहान का पढ़ा। जब इतने साल आप किसी को जेल में रखते हैं, तो आपने 12 साल उसको मतलब कहते बैक ऑफ द माइंड आपने उसको टॉर्चर भी किया है कि तुमको फांसी मिलना है। तो वो तो आदमी कहता है कि अरे मुझे कल फांसी चल रहा था, आज चढ़ा दीजिए। तो कहीं ना कहीं उसको डबल पनिशमेंट हुए, ये सफर्ड। तो जो भुल्लर का केस है वो मेंटल इलनेस और इनऑर्डिनेट डिले, काफी डिले हो गया, इस रीजन से उन्होंने बुल्लर का केस पर इंक्रोम पकड़ के शत्रुघ्न चौहान केस के बाद बुल्लर का केस में भी उनकी क्यूरिटी पिटीशन उनकी पत्नी ने जो की थी अलाउ कर दी, और बुल्लर का भी जो डेथ सेंटेंस था वो कम्यूट हो गया, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो ये सब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है, जब सुप्रीम कोर्ट में भी फाइनल डिसीजन हो जाता है तो मर्सी क्लेमेंसी पिटीशन कम कर सकते हैं। और
सिर्फ फर्क आप ध्यान रखना कि कैपिटल पनिशमेंट और कोर्ट मार्शल का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को है, एंड दीज पावर्स आर नॉट विद द गवर्नर. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. And these are the very important cases which I have discussed. There are many cases, but these are the very important cases which it should reflect in your examination, because possibly you may not remember the date. ये जितने शत्रुघ्न चौहान का जो केस है वो 2014 का है, पर भुल्लर का केस है उसको भी इसके आसपास का है. बट यू शुड नॉट रिमेम्बर दी उनका साइटेशन डेट, बट यू शुड देविंदर पाल सिंह भुल्लर का केस में क्या होता है, वो पर इनकुरम हुआ है क्या, तो या त्रिवेणी बेन के केस में क्या रेशियो लिया गया था, दिस यू शुड नो. तो आपको केस का नाम मालूम होना बहुत जरूरी है. तो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन दिस टू सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर आर्टिकल, these articles are very important. And one more article I would like all of you to remember, इसमें in fact two articles. Article 32, जब भी प्रेसिडेंट के पास रिजेक्ट हो जाता है और उसको फिर चैलेंज करना है जुडिशियल रिव्यू में कि प्रेसिडेंट ने रीजन नहीं दिया, काफी देरी कर दी है, तो आपको आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह. कि मोस्टली पब्लिक इंटरेस्ट जो ये था शत्रुघ्न चौहान का और जो बाकी के केसेस थे वो रिट पिटिशन के तहत आए थे, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे ख्याल से त्रिपाठी नाम से कोई पेंडिंग है, जो इसमें कहा गया है, ये 2020-21 की बात है. उसमें ऐसे कहा गया है कि क्यों नहीं कुछ गाइडलाइंस हो कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है उनको कुछ समय दिया जाए, कि कुछ गाइडलाइंस हो, प्रोसीजर है ना जो अब रिजेक्शन का या अलाउ करने क्लेमेंसी पिटीशन उसको समय में कीजिए. तो ऐसी गाइडलाइंस या ऐसा पूछा जा रहा है, लेकिन अभी भी तक इस पर कोई प्रोसीजर ही फिक्स नहीं है कि इतने समय में राष्ट्रपति को या गवर्नर को मर्सी पिटीशन का निदान कर लेना है, फिक्स समय में एक्यूज को, अपेलेंट को बता देना है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हर बार शत्रुघ्न चौहान से आज तक यही कहा है कि आप एक कुछ समय में, एटलीस्ट रीजनेबल समय में आप इसका डिसीजन दे दीजिए, मर्सी पिटीशन या तो अलाउ कर दी या रिजेक्ट कर दीजिए. उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि जो एक्यूज होता है, अपेलेंट होता है, वो मौत और जिंदगी के बीच में झूलता है. एंड हियर कम्स आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो सबसे प्रेशियस आर्टिकल है हमारे, मतलब वो इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी. कि अगर वो आदमी मतलब आप किसी का राइट ऑफ लाइफ ले रहे हो, छीन रहे हो, तो रोज उसको मौत की सजा नहीं दे सकते कि आपको कल सजा देने वाले कल से, वो उसको होप में आप नहीं रख सकते. आपको डिसीजन एक रीजनेबल फ्रेम ऑफ टाइम में लेना है. ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो यू मे एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू.